हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर बैठक हुई है। इसके लिए पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के दौरे पर पहुंचा था। सिंधु जल संधि यानी IWT को लेकर दोनों देशों के बीच इस तरह की आखिरी बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी। इससे पहले तयशुदा एजेंडे के मुताबिक 31 मार्च 2020 से पहले भारत में एक बैठक होने वाली थी, जो नहीं हो सकी थी। दरअसल भारत ने एक वर्चुअल बैठक का सुझाव दिया था, लेकिन पाकिस्तान भौतिक बैठक चाहता था, पर कोविड-19 महामारी के चलते यह मुनासिब नहीं हो सका था। फिर हालिया बैठक को इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा था कि यह बैठक 2019 में हुए पुलवामा हमले, बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुई है। तब से दोनों देशों के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं और उस समय से भारत ने इस क्षेत्र के लिए कई जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है और पाकिस्तान को इनके बारे में सूचित भी किया है। बीते दिनों संपन्न हुई इस बैठक में पाकिस्तान ने चेनाब नदी पर भारत द्वारा बनाए जा रही जल विद्युत परियोजना पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान पर उल्टे आरोप लगाए हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। दोनों देश इस समझौते के उल्लंघन को लेकर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सिंधु जल समझौते के 60 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक दोनों देश इस मुद्दे को पूरी तरह सुलझा नहीं सके हैं। तो चलिए समझते हैं सिंधु जल समझौता क्या है और किस हद तक ये दोनों देशों के लिए मायने रखता है। सबसे पहले जान लेते हैं सिंधु नदी जल तंत्र के बारे में। सिंधु जल समझौते को जानने से पहले सिंधु नदी तंत्र को जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंधु की भूमि है। पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां काबुल एवं कुरेम नदियां हैं। वहीं पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज है। यानी सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को शामिल किया जाता है। सिंधु प्रणाली की सभी प्रमुख नदियां 12मासी हैं। इसकी सहायक नदियां मॉनसून वर्षा पर अधिक निर्भर रहती हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र यानी बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा लगभग 13% क्षेत्र तिब्बत, जो कि चीन अधिकृत, और अफगानिस्तान में भी मिलता है। भारत में सिंधु घाटी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों एवं यूटी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सिंधु नदी बेसिन पानी की उच्च मांग वाले सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र के लोग पीने के पानी और कृषि सिंचाई के लिए इन नदियों पर ही निर्भर हैं। यहाँ तक कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय धमनी माना जाता है। इसकी लगभग 60% आबादी नदी के मैदान में रहती है और नदी के पानी से कृषि होती है। 1947 में आजादी के पहले सिंधु नदी के जल को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन देश के विभाजन और 2 स्वतंत्र राजनीतिक सत्ताओं भारत और पाकिस्तान का उद्भव होने से सिंधु जल के बंटवारे का विवाद हुआ तथा यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तकरीबन 8 सालों तक हुए विचार विमर्श और बातचीत के बाद सिंधु जल संधि अस्तित्व में आई। अब जानते हैं सिंधु नदी जल समझौता 1960 क्या है। सिंधु नदी के जल के वितरण के लिए एक समझौता किया गया था, जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि यह संधि 1 अप्रैल 1960 से प्रभावी है। सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी,
सतलज और व्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि भारत पश्चिमी नदियों का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझौते में पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को पूरे पानी का हक दिया गया है, लेकिन भारत इन पश्चिमी नदियों से केवल सीमित जरूरतों जैसे घरेलू प्रयोग, गैर उपभोग्य जरूरतों, सिंचाई और जल विद्युत निर्माण के लिए पानी का सीमित इस्तेमाल कर सकता है। इन सीमित कार्यों में शामिल है समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 3.6 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। साथ ही भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे, जिनके तहत पानी को रोका नहीं जाता। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना आदि का प्रावधान भी था। सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक साल में कम से कम एक बार जरूर आयोजित की जानी चाहिए। संधि के मुताबिक यह बैठक हर साल बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित किए जाने की बात कही गई है। इस संधि में यह भी प्रावधान किया गया है कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है, तो उस देश को परियोजना पर आपत्ति का जवाब देना होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें भी हो सकेंगी। बैठकों में भी यदि कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। अब जानते हैं जल संधि पर भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। सिंधु जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था, उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलज पर भाखड़ा बांध, व्यास नदी पर पोंग और पंदु बांध और रावी नदी पर रंजीत सागर बांध का निर्माण किया। इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए व्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई। इससे भारत को पूर्वी नदियों का करीब 95% पानी का इस्तेमाल करने में मदद मिली। हालांकि इसके बावजूद रावी नदी का करीब 2 MAF पानी हर साल बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर चला जाता है। इस पानी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें एक अहम कदम शाहपुर खांडी परियोजना है। इस परियोजना से थेन बांध के पावर हाउस से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा 206 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। यह परियोजना सितंबर 2016 में ही पूरी हो जानी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद हो जाने के कारण 30 अगस्त 2014 से ही इसका काम रुका पड़ा है। दोनों राज्यों के बीच आखिरकार इसे लेकर 8 सितंबर 2018 को समझौता हो गया। इसके बाद से परियोजना का काम फिर से शुरू हो गया है। ऐसे ही उज बहुउद्देशीय परियोजना को भी अहम कदम माना जा रहा है। इस परियोजना से उज नदी पर 781 मिलियन CUM जल का भंडारण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा। इस पानी से जम्मू कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांभा जिले में 31,380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और उन्हें पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी। इसी तरह उज के नीचे दूसरी रावी व्यास लिंक परियोजना भी शुरू की गई है। इसके लिए रावी नदी पर एक बैराज बनाया जाएगा और व्यास बेसिन से जुड़े एक टनल के जरिए नदी के पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों परियोजनाओं से भारत सिंधु जल संधि 1960 के तहत मिले पानी के हिस्से का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा। वैसे देखा जाए तो सिंधु नदी जल तंत्र में भारत को कुल जल का मात्र 20% पानी ही प्राप्त हुआ है। उस पर पश्चिमी नदियों के अपने हिस्से का भी हम आज तक इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग इस समझौते को भारत के हित में न्यायपूर्ण नहीं मानते।
पाकिस्तान पर आयोजित आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी होने और उरी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के प्रति काफी असंतोष बढ़ा, जिसके बाद सिंधु जल संधि को खत्म करने की मांग काफी जोर शोर से उठाई गई। ऐसे में सवाल है कि सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद क्यों है। सिंधु जल समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच सिंधु जल को लेकर विवाद बना रहता है। दरअसल 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, वुलर बैराज परियोजना, बगलीहार जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा पनबिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर काम शुरू करने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन और पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती हैं। इस मसले को लेकर पाकिस्तान भारत की शिकायत भी करता रहा है। मसलन बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने आपत्ति की थी। 2007 में पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया था। ऐसे ही 2010 में किशन गंगा पनबिजली परियोजना के खिलाफ पाकिस्तान के अनुरोध पर 7 सदस्यीय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई थी। फिर एक चिंता चीन से जुड़ी हुई भी है। दरअसल सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती हैं और वर्तमान में चीन इन नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़े डैम बना रहा है, जबकि वह भारत की छोटी परियोजनाओं पर भी आपत्तियां उठा रहा है। ऐसे इन दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। फिर भारत में एक वर्ग का मानना रहा है कि इस समझौते से भारत को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार और वहां के बाशिंदों का भी मानना है कि इस समझौते के कारण इस प्रदेश को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पास किया था। तमाम कोशिशों के बाद भी स्थितियां बेहतर नहीं हो सकी हैं। लेकिन भारत को सिंधु रिवर बेसिन में यह फायदा मिलता है कि इन नदियों के उद्गम के पास वाले इलाके भारत में पड़ते हैं। ये नदियां भारत से पाकिस्तान में जा रही हैं और भारत चाहे तो सिंधु के पानी को रोक सकता है। इस लिहाज से यह समझौता भारत के लिए एक प्रभावी रणनीतिक विकल्प भी है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की हकीकत सामने आ रही है और जल संसाधनों की किल्लत बढ़ती जा रही है, भारत के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना और बढ़ती जाएगी। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह। दोनों पड़ोसियों के बीच 3 युद्धों और लगातार तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद सिंधु जल संधि चलती रही है। इसलिए सिंधु जल संधि को आज दुनिया के सफल जल साझेदारी समझौतों में रखा जाता है। आज समय की मांग है कि जल विवाद पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। जानकारों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी तंत्र के जल के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी क्षमता का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 7 के तहत इसके विकास के लिए साझा प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। मौजूदा हालातों में भारत के पास इस संधि के प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। भारत द्वारा बेहतर जल प्रबंधन परियोजनाओं के अभाव में 2-3 MAF पानी पाकिस्तान में चला जाता है। फिर भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर विद्युत उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता का अब तक काफी कम दोहन किया जा सका है। इसलिए भारत सरकार को सिंधु जल समझौते के तहत मिले अपने अधिकारों का पूरा फायदा लेने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि दोनों ही देश अपने अपने हिस्से के अधिकारों का इस्तेमाल कर